बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 18 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं यूरोप और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अब से चंद घंटों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात बर्लिन के अंदर होने वाली है, जहां पर 4 बड़े बैठकर 2 इंपॉर्टेंट फैसले करेंगे। एक फैसला जंग बंदी से मुतल्लिक होगा और दूसरा फैसला एक बड़ी जंग से मुतल्लिक होगा। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये खबरें सुनने के बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटे में आपको बता दूं कि डिसाइसिव हैं। स्पेशली मशरिक़ वस्ता के अंदर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, वो डिपेंड करेगा इस मीटिंग से सामने आने वाले आलामिये, और इस आलामिये पर आने वाले रद्द अमल पर डिपेंड करेगा कि अगली पार्टी की जानिब से रद्द अमल क्या सामने आएगा। तो कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। आगाज़ करेंगे यूक्रेन जंग से, ताकि आपको मुकम्मल कहानी समझ में आए कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान होने क्या वाला है। यूक्रेन के सदर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो है जब यूक्रेन के सदर ब्रसल्स के लिए रवाना हो रहे थे और अपनी कौम से खिताब कर रहे थे कि मैं जाकर ये मांगूंगा। अब ब्रसल्स के अंदर चल क्या रहा था? एक तो नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी। जाहिर है कि यूक्रेन के सदर इस मीटिंग में शिरकत के लिए तो नहीं आए थे, बल्कि यूक्रेन के वजीर दिफा, ये जो नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, इसके अंदर यूक्रेन के वजीर दिफा मौजूद थे और यूक्रेन के सदर को मदऊ किया गया था यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग में शिरकत के लिए। चार्ल्स मिशेल की जानिब से मदऊ किया गया था और यूक्रेन के सदर यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहुंचे। और यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने किया क्या, आपको मालूम है, मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर कि यूक्रेन के सदर आजकल अपना विक्ट्री प्लान, जो 5 नुकाती विक्ट्री प्लान है, वो बेचते फिर रहे हैं। और यहाँ पर यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग के अंदर भी यूक्रेन के सदर ने अपना 5 नुकाती विक्ट्री प्लान बेचा। लेकिन इस पर जो रद्द अमल था, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर जो नेटो ममालिक हैं, उनका रद्द अमल बहुत ज़्यादा ठंडा था। जाहिर है कि जो 5 नुकात हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के सदर के विक्ट्री प्लान के 5 नुकात दरअसल हैं क्या। उसका पहला नुक्ता मैं आपको बता दूं कि इन्हें नेटो की मेंबरशिप भी चाहिए, और एक नुक्ता यह है कि इन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी चाहिए जो ये डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल कर सकें। अब सहाफ़ी की जानिब से जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नेटो के चीफ और यूक्रेन के सदर की, तो पहले सहाफ़ी ने ही यही सवाल किया जो सवाल मेरे जहन के अंदर भी घूम रहा था। ये सवाल सुनिए और इस पर जवाब क्या दिया यूक्रेन के सदर ने और नेटो के चीफ ने, ये जवाब सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You said that your victory plan depends not on Russia but on the will of your partners. Do you think the will is there? Because if we look at 2 of your key objectives, membership of NATO, that doesn't look like it's going to happen anytime soon. And if we look at your desire to have Western supplied long-range missiles being used to hit targets in Russia, they've been debating that for months. No progress. So you say it's realistic. I just wonder whether it is realistic. I'm sure, 100%, but it depends on the unity of our partners. It really depends, because the morality of people, long war, it's understandable. All our feelings were understandable. I don't want to go further to this question, but I think you understand. Strengthening of Ukraine, it's not only depending on the weapon, this kind or that kind, it's depending on the will. If our partners will not lose their unity, we will not lose this strength. And we will not use that. We will not lose that unity. It's you so can count important. on that. And my message today to Vladimirovich Putin is that if he thinks we will not. And today again is evidence. Look what the Australians have done, what the Germans are doing, what the US has done today. Again, announcing almost $500 million in anti-missile defense systems. I've spoken over the last 3 weeks with all allies. There is absolute unity. We will massively make sure that Ukraine has what it needs to fight the war against Russia. We will continue doing that. And if anyone in the Kremlin will think that by sowing division we will stop this, no, this will not happen. And Ukraine will be member of NATO. There is no doubt about it. It's so important, and that's why it's not a question of debates. I think we need to strengthen us urgently
to my mind, that is very important now. And debates about invitation and long distance weapon, of course, they are. Some people, they raise up their questions, the volume, the level of risks with it, and etc. But I remember our first steps with Patriots, then with F-16, before it MLRS, HIMARS. Leos 2. Always, always debates. But here we are. We are Here we are. democracies. सवाल आपने सुना सहाफ़ी का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यूक्रेन के सदर को मुखातिब करते हुए सहाफ़ी ने ये कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने वाले मुतालबे पर तो इनकी जानिब से बैठकों पर बैठकें लग रही हैं, लेकिन कोई फैसला इनकी जानिब से सामने नहीं आया। और आपने इतने बड़े बड़े जो मुतालबात हैं वो अपने विक्ट्री प्लान की शक्ल में इनके सामने रख दिए। तो क्या आपको लगता है कि आपको नेटो की मेंबरशिप मिलेगी, या फिर इन मुतालबात पर भी इनकी जानिब से मीटिंग्स पर मीटिंग्स बुलाई जाती रहेंगी? तो जवाब आपने सुन लिया कि यूक्रेन के सदर ने और मार्क रूता ने, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने यूनिटी रशिया को हमने ये मैसेज देना है और वो मैसेज देना है। लेकिन एंड पर यूक्रेन के सदर ने एक काम की बात की कि हाइमार्स से लेकर F-16 लड़ाका तैयारों तक, और इन्होंने किया क्या है, बहस पर बहस की है, एतराज़ पर एतराज़ किया है, लेकिन अल्टीमेटली इनकी जानिब से वो फैसला कर लिया जाता है जो मेरा मुतालबा होता है। यूक्रेन के सदर ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दे दिया। अब ये जो फैसला है यूक्रेन के सदर के दो मोटे मुतालबात पर, बाकी को तो छोड़ दें, जो दो मोटे मुतालबात हैं, एक तो नेटो की मेंबरशिप वाला के इनविटेशन इन्हें चाहिए, और दूसरा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ये डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें ये भी खतरा और खौफ है कि रशिया और चेचन फाइटर्स के साथ साथ जो नॉर्थ कोरिया के फौजी हैं, 12,000, आज एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की है साउथ कोरिया ने, और ये कहा कि 12,000 फौजी ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। तो ये जो दो मुतालबात हैं यूक्रेन के सदर के, इन पर आने वाले चंद घंटों में फैसला होगा। बर्लिन के अंदर मुलाकात मैं आपको बता दूं किसकी है, अमेरिका के सदर जो बाइडन, जो कि बर्लिन पहुंचे हुए हैं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, जो कि होस्ट कर रहे हैं इस मीटिंग को, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, और यूके के कीयर स्टामर, ये इस मीटिंग के अंदर बैठेंगे, सर जोड़ेंगे और फैसले दो करेंगे। एक फैसला तो आपको समझ आ गया कि जो यूक्रेन के सदर के मुतालबात हैं, इन पर फैसला किया जाएगा कि इसका क्या करना है। जो छोटा सहूनी है, इसको कौन सा लॉलीपॉप देकर इस जंग को जारी रखेंगे और इसका कंधा इस्तेमाल करते रहेंगे। और दूसरा फैसला इस मीटिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला ये होने वाला है कि याह्या सिनवार की शहादत के बाद अब ये अलामिये के अंदर ये जारी करेंगे कि जो बड़ा सहूनी है नेतन्याहू, उसको अब ये जंग बंद कर देनी चाहिए और अपने मुतालबात जो हैं वो टेबल के ऊपर रखेगा। तो मुतालबात ज़ाहिर है कि तस्लीम कर लिए जाएंगे। अगली पार्टी बहुत वीक हो चुकी है, यानी कि हसन नसरुल्लाह भी शहीद हो गए, इस्माइल हनिया भी शहीद हो गए, और अब याह्या सिनवार भी मुबैना तौर पर शहीद हो चुके हैं। तो इनकी जानिब से जो बड़ा सहूनी है उसको मनाने की कोशिश की जाएगी कि बातचीत की टेबल पर बैठो और दोनों जंगों को, गजा की जंग भी, और इमैनुअल मैक्रोन का बहुत ज़्यादा मुतालबा है कि लबनान की जंग को भी बंद किया जाए। अब ये जो अलामिया सामने आएगा, ये जो मुतालबात सामने आएंगे, इन पर जो अगली पार्टी है, जो मुजाहिदीन हैं, ईरान है, उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। पहले मैं आपको हमास का रद्द-ए-अमल बता दूं। हमास के सीनियर ऑफिशियल का रद्द-ए-अमल, याह्या सिनवार की शहादत के बाद हमास के सीनियर ऑफिशियल का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, और उन्होंने याह्या सिनवार की शहादत या फिर जो आखिरी मनाजिर याह्या सिनवार के सामने आए हैं उस पर कोई बात नहीं की। बहरहाल ये ज़रूर कहा कि रेजिस्टेंस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये जो रेजिस्टेंस है फ़लस्तीन के अंदर, ये ठीक उसी तरह से जारी रहेगी, बल्कि मज़ीद बढ़ेगी। इस तरह की प्रोमिनेंट शहादतों से हमास के सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि जैसे हसन नसरुल्लाह इस्माइल हनिया को शहीद किया और मुतअद्दिद सीनियर ऑफिशियल्स को शहीद किया गया, तो मज़ाहमत नहीं रुकी, और आगे भी हमास के सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि ये मज़ाहमत नहीं रुकेगी। हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल मैं आपको बता चुका हूँ। हिज़्बुल्लाह की जानिब से एक इंटेंस फेज़ के आगाज़ की अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है कि आने वाले चंद घंटों में हिज़्बुल्लाह की जानिब से जो इसराइल के ऊपर हमले हैं उनको मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। ईरान का रद्द-ए-अमल भी मैंने आपको बताया था। ईरान के यूएन के अंदर जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने याह्या सिनवार के आखिरी मनाजिर वाली वीडियो का रेफरेंस देते हुए ये कहा था कि याह्या सिनवार ने आखिरी लम्हात में ये बता दिया, ये मैसेज दे दिया, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सहूनियों और उनके इत्तेहादियों को भी, कि मज़ाहमत जो है
जैसे याहिया सिनवार, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं शेयर कर चुका हूँ, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि याहिया सिनवार आखिरी लम्हात में भी, शहादत से पहले भी रेजिस्ट कर रहे थे और सहूनियों के ड्रोन को मार गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो अगली पार्टी का रद्द-ए-अमल तो साफ है कि रेजिस्टेंस जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता, फ़लस्तीनियों को उनके राइट्स नहीं मिल जाते, तब तक रेजिस्टेंस जारी रहेगी। लेकिन एक और रियलिटी मैं आपको बता दूं, अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं ईरान के स्पीकर। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जवाब देते हुए कहा कि ईरान तैयार है और फ्रांस के साथ बातचीत की टेबल पर बैठकर ईरान जो ब्लू लाइन है, जो लबनान और इसराइल के दरमियान बॉर्डर है, उस पर जो यूनिफिल की फौजें हैं, जिन्होंने आज ही एक स्टेटमेंट जारी की कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम इस बॉर्डर के ऊपर मौजूद रहेंगे। 2006 का जो मुआहदा है उसके तहत हम इस बॉर्डर के ऊपर मौजूद रहेंगे और मेक श्योर करेंगे कि इस बॉर्डर के ऊपर सिवाय लबनान की फौजों के किसी का दाखिला मुमकिन ना हो और पीस कीपर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुआहदा भी यही है कि लबनान के फौजी होंगे या फिर ये 10,000 से ज़्यादा जो पीस कीपर्स हैं, ये अमन व अमान की सूरत हाल को इस ब्लू लाइन के ऊपर मेक श्योर करेंगे। तो ईरान के स्पीकर ने ये कहा इंटरव्यू के दौरान कि हम फ्रांस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, ब्लू लाइन के ऊपर पीस कीपर्स या फिर लबनान की फौजों की मौजूदगी को लेकर जो फ्रांस बातचीत करना चाहता है तो ईरान तैयार है। तो लबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से जो बयान सामने आया, इसने सुर्खियां ग्रैब की हुई हैं इस बयान ने, कि लबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ईरान कौन होता है, लबनान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने वाला ईरान कहाँ से आ गया, ये लबनान जाने, फ्रांस जाने या फिर इसराइल और इसराइल के इत्तेहादी जाने, आप अपने काम से काम रखें। और ये जो आपको मैं मीटिंग दिखा रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन और GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके अंदर 6 ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 6 ममालिक हैं, और ये पहली मर्तबा एक ही छत के नीचे बैठे और इन्होंने दो तरफा ताल्लुकात और कोऑपरेशन बढ़ाने पर बात की। अब आपको मालूम है, मैं आपको बता चुका हूँ कि यूरोपियन जो लीडर्स हैं इनका किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इसराइल का ये कितना ज़्यादा साथ दे रहे हैं। याहिया सिनवार की शहादत पर इन्होंने मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं जो बड़ा सहूनी है उसको, और इनके साथ ये सर जोड़कर ये अरबी बैठे हुए हैं। और दूसरी जानिब नेक्स्ट वीक मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स का समिट है जो कि रशिया के अंदर होने वाला है, और उस समिट में मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया कि वो ना इस समिट में शिरकत करने वाले हैं, और जो ब्रिक्स का ब्लॉक है जिसके लिए सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया जा चुका है ऑफिशियली, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस ब्रिक्स के ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियली कोई आंसर क्यों नहीं दिया। अगेन यहाँ पर ईरान जो है वो ऑफिशियली ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही वजह है कि जो रीजनल क्लैशेस हैं, जो मिडल ईस्ट के अंदर एक डोमिनेंस की जंग है ईरान और सऊदी अरेबिया और सऊदी अरब के जो कंट्रीज़ हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनके दरमियान, वो लबनान के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट से भी वाज़ेह है, वो मोहम्मद बिन सलमान के इस एटीट्यूड से भी वाज़ेह है कि ये फ़लस्तीन के लिए भी, फ़लस्तीन कॉज के लिए भी ये आपसी इख्तलाफात नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो डिवीज़न है जो इन्हीं की क्रिएट की हुई है, सहूनी और सहूनियों के इत्तेहादियों की, अमेरिका की, कि मुसलमानों को आपस में डिवाइड करके रखो और मौजे मारते रहो। अब हालांकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी मुल्क का दौरा कर रहे हैं मशरिक वस्ता के अंदर, जॉर्डन भी जा चुके हैं, इजिप्ट भी जा चुके हैं, दीगर जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जा चुके हैं और यूनिटी का पैगाम लेकर गए हैं। लेकिन ये जो बयानात मैंने आपके सामने रखे लबनान के प्राइम मिनिस्टर का, और ये जो मीटिंग्स करते फिर रहे हैं अरब कंट्रीज़, तो इस एटीट्यूड को देखते हुए क्या आपको ये लगता है कि मुसलमान फ़लस्तीन कॉज के लिए किसी एक पॉइंट पर आकर मुत्तहिद हो जाएंगे, या फिर ये डिवीज़न जो है वो सबब बनेगी कि अगर यहाँ से सीज़ फायर की ऑफ़र रखी जाती है, जो मीटिंग अब से चंद घंटों के बाद है, तो क्या उस ऑफ़र को ईरान की जानिब से जिस तरह का माहौल है मशरिक वस्ता के अंदर, इस माहौल को देखते हुए, इन इख्तलाफात को देखते हुए, मुसलमानों के अंदर इस डिवीज़न को देखते हुए, और गज़ा और लबनान में इस बमबारी और बर्बरियत, इस जुल्म को देखते हुए, और आलमी इदारों की खामोशी को देखते हुए, क्या ईरान और मुजाहिदीन की जानिब से इस ऑफ़र को कबूल कर लिया जाएगा, जो ऑफ़र आने वाले चंद घंटों में अमेरिका और जो दीगर जो लीडर्स मैंने आपको बताए, फ्रांस, यूके और जर्मनी के लीडर्स की जानिब से ये ऑफ़र रखी जाती है, तो मुजाहिदीन का
اور ایران کا اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کیا رد عمل ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ صہیونی وزیر اعظم کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا صہیونی وزیر اعظم یہ جو میٹنگ کے بعد اعلامیہ سامنے آنے والا ہے، اس پر صہیونی وزیر اعظم جو کہہ چکا ہے کہ تمام کے تمام جو تھریٹس ہیں انکلوڈنگ ایران، ان کو ایلیمنیٹ کیے بغیر یہ جنگ نہیں رکے گی۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ رک گئی، بلکہ یہ جنگ جاری رہے گی جب تک مکمل طور پر جو تھریٹس ہیں ان کو ایلیمنیٹ نہیں کر دیا جاتا۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ صہیونی وزیر اعظم انکار کرے گا اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا انتظار کرے گا، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، 5 نومبر کو آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات ہیں، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو پھر یہ اپنے اس منصوبے کو کنٹینیو رکھے گا اور مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ ادروائز یہ جو آپشنز ہیں جو آج ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اس پر صہیونی وزیر اعظم کملا ہیرس اگر آ گئیں تو ان آپشنز پر صہیونی وزیر اعظم کی جانب سے غور کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ایران اور مجاہدین ان آپشنز پر غور کریں گے یا پھر ان آپشنز کو، اس آفر کو تسلیم کریں گے؟ کامنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے، غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔